नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस बुक में पॉलिटी का सेक्शन पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को निर्वाचन आयोग के पहले के जितने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करा चुका हूं। जो विद्यार्थी उन वीडियो को देखना चाहते हैं वे हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को निर्वाचन आयोग और उसके बाद के टॉपिक को पढ़ाऊँगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को। इसमें जो निर्वाचन आयोग का टॉपिक, इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(5) में निर्धारित किए गए अनुसार है। कितना है? तो वह है 21 वर्ष। इसमें आगे देखते हैं दोस्तों, नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु अनुच्छेद 243(5) के अनुसार 21 वर्ष होनी चाहिए। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 को अनुच्छेद 243 तो से य 6 तक एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में वर्णित 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव की आनुपातिक प्रतिनिधित्व PR पद्धति की विशेषता नहीं है? वो कौन सी नहीं है? तो मतदाता जो है वो उम्मीदवार को वोट देते हैं, यह विशेषता उसकी नहीं है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में पार्टियों के नाम पर वोट डाले जाते हैं। जिस पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उसे उतने प्रतिशत सीटें प्रदान की जाती है। चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपनी प्रतिनिधि की सूची चुनाव आयोग को सौंपती हैं और उनको जितनी सीटें मिलती हैं उस सूची के अनुसार ऊपर से उतने प्रतिनिधि चुने हुए माने जाते हैं। अतः इस पद्धति में मतदाता उम्मीदवार को वोट न देकर पार्टी को वोट देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 क के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग SEC का गठन किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य पंचायतों का निर्वाचन नामावली तैयार करना, अधीक्षण एवं चुनाव कराना है। अगला है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? वो है भारत का राष्ट्रपति। इसके बारे में देख लेते हैं। तो संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 29 में निर्वाचन के बारे में उपबंध किया गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त एवं 2 आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की वही प्रक्रिया है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की है, अर्थात संसद के विशेष बहुमत से ही पारित संकल्प द्वारा ही हटाया जा सकता है। EVM का पूर्ण रूप क्या है? तो EVM का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके बारे में देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या EVM इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग करते हुए वोट डालने या वोटों की गिनती करने का कार्य को करने में सहायता प्रदान करती है। EVM को 2 यूनिटों से तैयार किया जाता है। पहला कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। इन यूनिटों को केबल की सहायता से एक दूसरे से जोड़ा जाता है। 1982 में EVM का इस्तेमाल पहली बार केरल राज्य विधानसभा चुनाव में किया गया। कहाँ पे? केरल राज्य विधानसभा चुनाव में। इसके बाद अगला देखते हैं। इसमें वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रयोग में लाई गई थी। कहाँ पे? तो केरल में। कहाँ पे? केरल में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का इस्तेमाल किया गया? तो राज्य कौन सा है? केरल। अगला है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो कितनी है? 18 वर्ष। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम 18 वर्ष है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 प्रभावी होने की तिथि जो है 28/3/1989 के तहत मतदान की आयु की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नोट, भारतीय मतदान दिवस जो होती है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि 25 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के पहले गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया था। इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य
विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था? तो 1988 में। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो थे सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, जिनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक रहा। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा 13 अप्रैल 2021 से पद पर आसीन हैं। भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और वह भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का उत्तरदायी होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को। भारत का निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करना है। संविधान का अनुच्छेद 324 से 29 तक निर्वाचन आयोग और सदस्यों की शक्तियां, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला जो है इसमें दोस्तों, यह है नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया? तो कब किया गया था? तो ये था 2013 में। नोटा जो होता नन ऑफ एबव का उपयोग भारतीय मतदान प्रणाली में पहली बार भारत में 2013 में किया गया था। स्थानीय चुनाव में मतदाताओं को नोटा का विकल्प देने वाला छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, वो होता है 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। इसके बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो पहले हो तक होता है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर प्रावधान वर्तमान में है। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो हैं सुशील चंद्रा, जो 24वें नंबर के हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव वर्ष किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता? तो किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है? तो वो होता है 48 आवर्स में। 48 घंटे के अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व 48 घंटे की अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 29 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वह है सुनील अरोड़ा। तो प्रश्नकाल के दौरान जो थे वे सुनील अरोड़ा मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है? तो सुशील चंद्रा हैं। कौन है? सुशील चंद्रा। आगे देखते हैं दोस्तों, चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों को बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ECI ने पूरे देश में को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। तो कब? तो वह है 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में 25 जनवरी 2019 को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। ध्यातव्य है कि 2011 से निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने जाने की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो कब हुए थे? वो हुए थे 1952 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा चुनाव संविधान के अंगीकृत किए जाने के बाद अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 में 5 महीनों की अवधि में संपन्न हुआ था। उस समय लोकसभा में 489 सीटें थी। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? कब संपन्न हुआ था? तो 1951-52 में। भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किस की चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो किसके लिए जिम्मेदार नहीं? तो पंचायत चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है, जो कि राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संवैधानिक रूप से एक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है।
अनुच्छेद 243 में पंचायतों के निर्वाचन के लिए प्रावधान किया गया है। पंचायतों के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त जिम्मेदार है, न कि केंद्रीय चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन मताधिकार के संबंध में गलत है? तो कौन सा गलत है? इसमें हो जाएगा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, यही आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा तीनों सही। इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 व 326 के अनुसार प्रत्येक वयस्क नागरिक जो 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुका हो, जो मतदाता सूची में शामिल हो तथा पागल या अपराधी न हो को मताधिकार प्राप्त है। किसी नागरिक को धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय अथवा लिंग भेद के कारण मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त उसके पद से कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा ही हटाया जा सकता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो तक होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से सीईसी का अर्थ है। तो सीईसी का अर्थ होता है, ये होता है चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में देख लेते हैं। तो सीईसी का अर्थ होता है चीफ इलेक्शन कमीशन। मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। भारतीय चुनाव आयोग का कार्य भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य का चुनाव कराना होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सुशील चंद्रा वर्तमान के भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगला है योजना आयोग और नीति आयोग। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1950 में। कब? 1950 में केसी नियोगी की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव पारित करके 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। कब की गई? 15 मार्च 1950 को। यह एक संविधानेतर या गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय है। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। नीति आयोग का गठन 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया। तो कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था? तो कब भंग किया गया? 2014 में भंग किया गया था। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत के केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को 2014 में भंग किया गया था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को संविधानेतर संस्था के रूप में पंचवर्षीय योजनाएं बनाने के लिए किया गया था। अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारत के योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई है? तो किसकी? नीति आयोग की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष जो थे वे हैं नरेंद्र मोदी। ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के प्रतिस्थापित करके किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है जो दिशात्मक और नीतिगत सहायता प्रदान करता है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो राजीव कुमार। इनके बारे में देख लेते हैं। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया। भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंडों को ध्यान में रखते हुए 1950 में स्थापित योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया। यह भारत सरकार का थिंक टैंक है।
प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, जबकि राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष और अमिताभ कांत मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सी आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2016 को की गई। यह गलत है क्योंकि उसने 2015 को की गई थी। इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। नीति आयोग भारत सरकार के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को अभिकल्पित करने के साथ साथ केंद्र और राज्यों को तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं तथा इनमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल शामिल हैं। वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किस वर्ष में शुरू किए गए थे। तो किस वर्ष शुरू किए गए थे, 2016 में किए गए थे। इसके बारे में देख लेते हैं। तो वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की स्थापना वर्ष 2016 में नीति आयोग द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार देश भर की महिला उद्यमियों को पहचान दिलाने के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजनाओं में राज्यों की भागीदारी होने के कारण भारत सरकार के एक प्रस्ताव के तहत 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। यह 9 ही संवैधानिक निकाय है और 9 ही संविधिक निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक कार्यकारी निकाय होता है। यह देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करता है। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य के पदेन सदस्य होते हैं। अगला है, नीति आयोग का मुख्यालय किस शहर में है। तो वह है नई दिल्ली में। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा गठित एक नई संस्था है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। भारत का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नीति आयोग के स्थान पर भारत सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। तो किसके स्थान पे, तो ये होता है योजना आयोग के स्थान पे स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2018 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं। तो कौन है उपाध्यक्ष, तो है राजीव कुमार। इसके बारे में देख लेते हैं। तो जुलाई 2018 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार है और वर्तमान मार्च 2019 में भी राजीव कुमार ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। वर्तमान इस समय भी राजीव कुमार ही हैं। 2019 में या 2022 भी कहिए तो भी राजीव कुमार ही हैं। ठीक। 13वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है। तो 13वें वित्त आयोग के चेयरमैन विजय केलकर हैं। कौन है, विजय केलकर हैं। डॉक्टर विजय एल केलकर 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे जिनकी अवधि 2010 से 2015 थी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक थिंक टैंक है जिसे योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। इसकी अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसने को प्रस्थापित किया, किसको प्रस्थापित किया है, तो भारत के योजना आयोग को प्रस्थापित किया है। नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रस्थापित किया है। नीति आयोग की संपूर्ण गतिविधियों का क्षेत्र निम्नलिखित है। पहला जो है नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, दूसरा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और तीसरा थिंक टैंक और ज्ञान एवं नवोन्मेष हब। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। तो अतिरिक्त संवैधानिक निकाय वो है नीति आयोग। इसके बारे में देख लेते हैं। तो नीति आयोग पूर्व में योजना आयोग एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है क्योंकि संविधान में कहीं भी इसकी चर्चा नहीं है, जबकि संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 में तथा चुनाव आयोग 324 के तहत और भाषा आयोग का प्रावधान भाग 17 और
अनुच्छेद 344 के तहत किया गया है। अगला है योजना आयोग के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो योजना के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनके बारे में देख लेते हैं। तो योजना आयोग का गठन वर्ष 1946 में गठित केसी नियोगी समिति के संस्तुति के आधार पर 15 मार्च 1950 को एक गैर संविधिक और परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, अर्थात वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, अर्थात वही योजना आयोग के पहले अध्यक्ष भी थे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें, नीति आयोग में नीति का अर्थ क्या है। तो नीति का अर्थ होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में मेगा इवेंट ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप शिखर सम्मेलन GES 2017 का आयोजन संयुक्त रूप से नीति आयोग द्वारा किया गया था। नीति का पूर्ण रूप क्या है। तो नीति का पूर्ण रूप होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला है, इसमें देख लेते हैं इसको, वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन GES का 8वां संस्करण 28 से 30 नवंबर 2017 को हैदराबाद में आयोजित हुआ था। इसे अमेरिका और भारत ने मिलकर आयोजित किया था। इसमें 1500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। दक्षिण एशिया में इस शिखर सम्मेलन का पहली बार आयोजन किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। भारत के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करने वाली संस्था योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया है। इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग का हिंदी नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। 1 जनवरी 2015 को इस संस्था के बारे में मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव जारी किया गया था। इस आयोग के CEO जो हैं वे हैं अमिताभ कांत हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुई थी। तो कब स्थापित हुई थी, तो 1952 में हुई थी। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को केसी नियोगी समिति के संस्तुति पे सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा गैर संविधिक निकाय के रूप में किया गया। इस परिषद के अध्यक्ष एवं सचिव वही होते हैं जो नीति आयोग के अध्यक्ष। इसकी प्रमुख कार्य निम्न, पहला जो है इसमें राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुझाव देना। दूसरा है राष्ट्रीय नियोजन में जन सहयोग प्राप्त करना तथा प्रशासनिक दक्षता को सुधारना। इसमें तीसरा नंबर, समय समय पर राष्ट्रीय योजना के संचालन का मूल्यांकन करना है। इसके आगे देखते हैं दोस्तों। तो तैयार की गई योजनाओं का अध्ययन करना तथा विचार विमर्श के पश्चात उसे अंतिम रूप प्रदान करना। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्वीकृति के बाद ही योजना का प्रारूप प्रकाशित होता है। अगला टॉपिक है पंचायती राज। निम्न में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं। तो किस चुनाव में, पंचायती राज में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायतों में उपलब्ध सीटों की कुल संख्या में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। सभी स्तरों पे अध्यक्षों के 1/3 पद पर भी महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुच्छेद 243D का प्रावधान भी है इसी संशोधन के द्वारा किया गया है। अगला है क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किसमें, तो पंचायती राज संस्थान में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन वर्ष 1993 के तहत पंचायतों अनुच्छेद 243 घ और नगर पालिकाओं अनुच्छेद 243(9) में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है। तो 243C जो है पंचायतों की संरचना से संबंधित है। इसके बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 243C का संबंध पंचायतों की संरचना से है। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 9 को जोड़ा गया तथा 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू कर दिया गया। तभी से 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला, किस समिति
की रिपोर्ट में भारत ने 3 टियर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी। तो किस रिपोर्ट पे? तो वो था बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पे। आगे देखते हैं दोस्तों इनके बारे में। तो यह है 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के कारणों की समीक्षा करने के लिए 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को विकेंद्रीकरण नाम दिया। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया। जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को मंजूरी प्रदान की गई। 2 अक्टूबर 1959 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजनाथ के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। इस वर्ष 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो कौन है पहला भारतीय राज्य? तो वह है राजस्थान। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत के प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1952 को संविधान में अनुसूची 11 भाग 9 जोड़ा गया। इस भाग में पंचायतें नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से 243 अड़ तक पंचायती राज से संबंधित विषय का उल्लेख किया गया है। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पंचायती राज संस्थान स्थापित करने वाला पहला राज्य है। तो पहला राज्य कौन है? वो है राजस्थान। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक आयु कितनी है? तो कितनी होती है? 21 साल। भारतीय संविधान के भाग 9 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी उल्लेख है कि यदि पंचायत समय पूर्व 5 वर्ष पहले विघटित हो जाती है तो विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा, कब होगा? तो स्थगित समय के 6 माह के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है? तो वह है आपका दिल्ली। कौन सा राज्य? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुका और जिले आते हैं। इसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। अनुच्छेद 40 में राज्यों के पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ने सिफारिश की और निर्णय की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। तो किसने सिफारिश की? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। इसके बारे में देख लेते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए वर्ष 1956 में किया गया था। समिति ने ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था, जो निम्न है। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा खंड पंचायत, तीसरा जिला पंचायत। इस समिति ने सिफारिश की कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा ने पंचायती राज संशोधन बिल 2018 पारित किया ताकि 3 सतहों की पंचायती राज प्रणाली को अंचल समिति को रद्द कर राज्य में 2 सतह प्रणाली की स्थापना की जा सके। तो ये कौन था? तो अरुणाचल प्रदेश था। इसके बारे में देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के मध्य स्तर अंचल समिति को हटाने और राज्य में 2 स्तरीय प्रणाली स्थापित करने के लिए मार्च 2018 में एक विधेयक पारित किया।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुच्छेद 243 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं हो सकता है जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। दो स्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत और जिला परिषद के मध्य प्रत्यक्ष संबंध होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर पालिका निगम था? कौन पहला नगर पालिका निगम था? वो था मद्रास नगर निगम। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत का पहला नगर पालिका नगर निगम मद्रास नगर निगम था। इसकी स्थापना 29 सितंबर 1688 में की गई थी। इसके बाद 1876 में कलकत्ता नगर निगम की स्थापना की तथा 1958 में दिल्ली नगर निगम की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों को पुनर्स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? तो क्या नाम था? वो था एल.एम. सिंघवी समिति। क्या? एल.एम. सिंघवी समिति। इसके बारे में देख लेते हैं। तो लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों को पुनर्स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति बनाई गई। सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1977 ईस्वी में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर स्थापित पंचायती राज व्यवस्था में उत्पन्न कमियों को दूर करने के लिए सिंघवी समिति का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूट PRI चुनावों में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गई थी? न्यूनतम योग्यता जो निर्धारित की गई वो मैट्रिक है। मैट्रिक। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सामान्य प्रत्याशियों को न्यूनतम योग्यता 10वीं पास एवं महिलाओं को सामान्य और अनुसूचित जाति के पुरुष के लिए न्यूनतम योग्यताएं 8वीं पास रखी गई हैं। यदि कोई अनुसूचित जाति की महिला पंच का चुनाव लड़ती है तो उसके लिए 5वीं पास होना अनिवार्य है। राजस्थान के बाद हरियाणा दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पे पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2015 में निम्नलिखित में से किस विकल्प को हरियाणा में पंचायत चुनाव में लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मापदंड के रूप में घोषित किया गया? तो क्या है? घर में एक प्रयोजनमूलक शौचालय। अगला इसमें देखते हैं, दिसंबर 2015 में घर में एक प्रयोजनमूलक शौचालय को हरियाणा में पंचायत चुनाव में लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मापदंड के रूप में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएं सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता कितनी है? तो न्यूनतम योग्यता कक्षा 5 है अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए। आदिवासी महिलाएं जो हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएं सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती हैं क्योंकि पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं है। शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता कक्षा 5 पास होना अनिवार्य है। ऐसा राजस्थान पंचायत राज संशोधन विधेयक 2015 में किया गया था। अगला जो टॉपिक है वह है आपात उपबंध। इसमें पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहाँ राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन सा राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो कौन कर सकता है? वह भारत का राष्ट्रपति। इनमें से कौन राज्य आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो वह भारत का राष्ट्रपति करता है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य राज्य सरकार के निलंबन और संबंधित राज्य में प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार का शासन लागू होने से है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के माध्यम से केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यदि राष्ट्रपति इस बात से आश्वस्त है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर दूसरे ढंग से राज्यपाल के विवरण के बिना भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो वह है राष्ट्रपति के पास।
आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। पहला है राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, अब वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 में है। अगला है, इसी में भारत के राष्ट्रपति के पास कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। पहला जो शक्ति होती है संसद सदस्यों का मनोनयन का अधिकार। दूसरा, अध्यादेश जारी करने का शक्ति अनुच्छेद 123, क्षमा दान की शक्ति अनुच्छेद 72, नियुक्ति संबंधी अधिकार प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मुख्य न्यायाधीश, न्यायवादी एजी आदि की। अगला है, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो उस दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो 1975 में। कब? 1975 में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो इंदिरा गांधी ने 1966 से लेकर 1977 तक और 1980 से लेकर मृत्यु तक देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था। 1975 में विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ती मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति और अनियंत्रित भ्रष्टाचार पर इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत प्रदर्शन किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी ने पिछले चुनाव के दौरान अवैध तरीके का इस्तेमाल किया। इस बात ने आग का काम किया। इस कारण लोगों में उनके प्रति क्रोध भी बढ़ गया। श्रीमती गांधी ने 26 जून 1975 के दिन इस्तीफा देने के बजाय देश में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करवा दी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। अगला क्वेश्चन इसमें, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो किस आधार पर? अनुच्छेद 356 के आधार पर। इसके बारे में देख लेते हैं। संकट काल से निपटने के लिए राष्ट्रपति को निम्नलिखित आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है। पहला जो है, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात अनुच्छेद 352। दूसरा है, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात अनुच्छेद 356। अब वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। अगला, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? किसके शासनकाल में? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में। भारत में राष्ट्रीय आपात 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगा था। उस समय देश की तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इसकी घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 360 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति को ऐसा संज्ञान होने पर कि भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय शाख का खतरा पैदा हो गया है तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार तथा अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। अगला जो है, इसमें आपातकाल या अपवादों के मामलों में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी निधि का? तो वो है आकस्मिक निधि का। इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन है। इस निधि को राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा रखा जाता है। यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है और वह किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम दे सकता है। इसे बाद में संसद द्वारा प्राधिकृत करवाया जा सकता है। अगला है टॉपिक, संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में पहला संशोधन में किया गया था। तो कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन वर्ष 1951 में हुआ था। इसके द्वारा सामाजिक और आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण तथा भूमि सुधार और न्याय के समीक्षा से जुड़े कानून को 9वीं सूची में स्थान प्रदान किया गया।
अगला है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? तो कब मिली थी? 9 अगस्त 2019 को मिली थी। इसके बारे में देख लेते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को भारत के उच्च सदन राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को पेश किया। यह अधिनियम उसी दिन राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया तथा अगले दिन 6 अगस्त 2019 को लोकसभा ने इसे पारित कर दिया गया। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 अगस्त 2019 को स्वीकृति दे दी। इस अधिनियम के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। अगला जो है, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? तो कब ये शामिल किए गए थे? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसके बारे में देख लेते हैं। संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या सेकुलर एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए। इसके तहत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क भाग 4 क के तहत जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसके बाद अगला है, भारत के संविधान में सेकुलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया है? तो वह है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? तो वह था 42वां संविधान संशोधन। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? तो वो थे शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो किस संविधान संशोधन के? यह था संविधान संशोधन 91वां अधिनियम 2003। इसके बारे में देख लेते हैं। तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की गई? तो किस संशोधन के तहत? 73वें संविधान संशोधन के तहत। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ। इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्थिति, सुरक्षा एवं वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए। इस उद्देश्य के लिए संशोधन में नया भाग 9 जोड़ा गया जिसे पंचायत नाम दिया गया और नई 11वीं अनुसूची में पंचायत की 29 कार्यात्मक मदद जोड़ी गई। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को भारत संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो वह था 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। 33वां संविधान संशोधन 1974, इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों का त्यागपत्र अध्यक्ष सभापति तभी स्वीकार कर सकते हैं जब ये आश्वस्त हो जाए कि त्यागपत्र ऐच्छिक या वास्तविक है। 34वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974, इसके द्वारा राज्यों द्वारा पारित 20 भू सुधार अधिनियम की 9वीं अनुसूची में शामिल करते हुए उन्हें न्यायिक द्वारा संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्त किया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और उसे संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। 37वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका और मंत्री परिषद की स्थापना की गई। 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था?
तो कौन था? ये था 56वें संविधान संशोधन। 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के अंतर्गत गोवा को विधानसभा युक्त 30 सदस्य पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया है। वर्तमान में दादर और नागर हवेली एवं दमन एवं दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। अगला है भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया है? तो यह था 100वां संविधान संशोधन विधेयक 2015 के तहत। इसके बारे में देख लेते हैं। तो 1 अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच भू सीमा संधि के लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भू भागों का आदान प्रदान किया। इस समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी गई। 99वें संविधान संशोधन 2014 के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना 101वें संविधान संशोधन 2016 ईस्वी द्वारा वस्तु एवं सेवा कर GST लागू किया गया। अगला दोस्तों भारतीय संविधान का 16वां संशोधन 2015 से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो यह है भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते की बहाली से। आगे देखते हैं दोस्तों, इनमें से किसे 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 101वें संशोधन के रूप में पेश किया गया है? तो कौन सा था? ये था वस्तु एवं सेवा कर। क्या था? वस्तु एवं सेवा कर। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? यह है 44वां संविधान संशोधन। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 19(1) 6 और अनुच्छेद 31 को लोप कर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और नया अनुच्छेद 300 को स्थापित कर संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? वह हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। अगला है किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के तहत एक सामान्य विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया? तो यह था 44वां संविधान संशोधन। अगला है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों की मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो कौन सा संशोधन था? ये था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी संविधान भी कहा जाता है। सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। इसके तहत एक नया भाग 4 को जोड़ा गया। इस नए भाग में 51 को जोड़ा गया जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 35वां संविधान संशोधन 1974 जो है सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। और 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। और 44वां संविधान संशोधन जो था वह संविधान संशोधन 1978 जो है संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार बनाया गया। आगे है दोस्तों, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत को महत्वपूर्ण एवं बड़ी संख्या वाला परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो किसको? वो जाना था 42वें संविधान संशोधन को। अनुच्छेद 51A जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया? तो किसके तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है जिसके तहत सरोवर सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था? ये कौन सा था? तो 42वां संवैधानिक संशोधन था। अगला है भारत के संविधान के इनमें से किस अंगों या प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो यह होता है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसके बारे में देख लेते हैं।
तो भारतीय संविधान के न्यायिक समीक्षा के प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह संविधान के आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आता है। न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका के आदेशों के संवैधानिकता की जांच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है, जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यह किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के से अधिक नहीं हो सकती। किससे अधिक नहीं हो सकती? तो 15% से अधिक नहीं हो सकती। भारतीय संविधान के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। अगला जो है, इनमें से किस वर्ष में भारतीय संविधान के 66वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के प्रावधान का मौलिक अधिकार माना गया है। तो यह था 2002 के तहत, 66वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के 66वें संविधान संशोधन 2002 के अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2002 में इसे मौलिक अधिकार माना जाने लगा। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और राज्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 51 में 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के माता पिता एवं अभिभावकों अथवा संरक्षक को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्न में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो कौन सा विकल्प? ऑप्शन बी, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण। इसके बारे में देख लेते हैं। तो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला 124वां संविधान संशोधक विधेयक पारित किया गया। इसे 103वें संविधान संशोधक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें किस संवैधानिक संशोधन में नीति निषेध तत्वों को मौलिक अधिकार पर वरीयता दी गई है? तो किस संविधान संशोधन? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसके बारे में देख लेते हैं। तो 42वें संविधान संशोधक अधिनियम 1976 में नीति निषेध तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है। हालांकि इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल 1980 में असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर दिया गया और कहा गया कि मौलिक अधिकार और नीति निषेध तत्व एक दूसरे के पूरक हैं और इन्हें अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT का दर्जा दिया गया? तो किस संशोधन द्वारा? तो 69वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 239A में संसद द्वारा 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT का दर्जा दिया गया। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो इसमें होता है दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग से। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान संशोधन विधेयक भारत के संविधान में परिवर्तन कराने की प्रक्रिया है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदन में अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित करना आवश्यक है। अगला है, राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016 के प्रस्तावित मसौदे में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है? तो वह है आचमक युक्त धारा। आचमक युक्त धारा शामिल नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016 में अविरल धारा, निर्मल धारा, स्वच्छ किनारा प्रस्तावित मसौदे में शामिल है, जबकि आचमक युक्त धारा इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया? तो वह है 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। इसके बारे में देख लेते हैं।
तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत संविधान के भाग 9 में 11वीं सूची जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में 12वीं सूची को जोड़ा गया और जिसके अंतर्गत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 92वें संविधान अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया। तो किसे शामिल नहीं किया गया, तो कन्नड़ को। इसके बारे में देख लेते हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली भाषाओं का समावेश 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 में संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया, जबकि कन्नड़ भाषा आरंभ में ही 8वीं अनुसूची में शामिल थी। संविधान संशोधन में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, भारतीय संविधान इनमें से किस संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। तो कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 92वां संशोधन अधिनियम। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, संविधान के 96वें संविधान संशोधन का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है उड़ीसा के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग। क्या, उड़ीसा, यहाँ पे उड़िया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग। तो इसमें क्या है दोस्तों, ओडिया के शब्द पे उड़िया शब्द का प्रयोग, बस थोड़ा सा अंतर, बिंदी का अंतर है इसमें दोस्तों। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। तो संविधान के 96वें संशोधन अधिनियम के द्वारा उद्देश्य उड़िया के स्थान पे उड़िया शब्द का प्रयोग किया गया। अगला जो है, मई 2015 तक संविधान में संशोधन की कुल संख्या क्या थी। तो कुल संख्या कितनी थी, तो 100 थी। मई 2015 तक संविधान में संशोधनों की कुल संख्या 100 थी। 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद के समझौते को लेकर था। जनवरी 2022 तक जानकारी के अनुसार अब तक संविधान में संशोधन की कुल 105 है। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 127वां विधेयक है, जो 2021 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने का अधिकार देती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भारतीय संविधान में किए गए कुल संशोधनों की संख्या क्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 100। ये जब उस समय का आंसर, मतलब जब प्रश्नकाल जिस समय दिया गया था उस समय का है। तो इस समय टोटल 105 संशोधन हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों। अगला जो है, इसमें संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। तो कौन सा संशोधन वह है, 93वां संशोधन। इसके बारे में देख लेते हैं। तो 93वां संविधान संशोधन सरकार में निजी उच्च संसाधनों के लिए अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। इस संशोधन अधिनियम के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड 5 जोड़ा गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 368 और भाग 20 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है। तो किसके बारे में 99वां, वो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना के बारे में है। संविधान का 99वां संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का संरक्षक है और भारतीय संसद के कानून की व्याख्या करने वाला सबसे बड़ा अभिकरण है। 14 अक्टूबर 2015 को मुख्य न्यायाधीश JS खेर की अध्यक्षता वाली पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम और 99वां संविधान संशोधन अधिनियम को रद्द कर कॉलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया। अगला है दोस्तों, इसमें टॉपिक है राजभाषा। तो राजभाषा में जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें देख लेते हैं। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो कितनी भाषाएं शामिल हैं, तो 22 भाषाएं शामिल। इसके बारे में देख लेते हैं। तो वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार भारत के किस उच्च न्यायालय में कार्यवाही के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया था। कौन सी भाषा उपयोग किया था, तो वह है अंग्रेजी भाषा। आगे देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में।
संविधान के अनुच्छेद 348(1) के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होगी। किस अनुच्छेद के तहत? तो 348(1) के तहत। अगला जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। किसके तहत? यह किया गया 343 के तहत, अनुच्छेद 343 के तहत। इसके बारे में देख लेते हैं। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत रखा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वह देवनागरी होगी तथा संघ के शासकीय प्रयोजनाओं के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो कौन सा? वह है गढ़वाली। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत में वर्तमान में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, परंतु भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता है। इसमें देख लेते कौन कौन भाषाएं हैं टोटल। तो यह है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में असमिया है, उड़िया है, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संस्थाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। इसके बाद इसमें आगे है 21वां संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी जोड़ी गई। किस संशोधन द्वारा? 21वां संशोधन 1967 के द्वारा। और 71वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुर और कोंकणी भाषाएं जोड़ी गई। और 92वां संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत 2003 में 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली भाषा को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा को घोषित किया गया? किस अनुच्छेद के तहत? तो वह था 343(1) के तहत। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के 343(1) के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया, जिसमें कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अगला, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद? वह है अनुच्छेद 343। कौन सा है? 343 में आगे देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर कितने वर्षों के लिए अंग्रेजी को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? तो कब, कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 है 2 खंड 1 में किसी भी बात को होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ में 15 वर्षों तक संघ के उन सभी शासकीय परियोजनाओं के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिसके लिए वह उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं की मान्यता दी गई। कितनी भाषाओं को? तो टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन है। मूल संविधान में 14 भाषाएं ही सूचीबद्ध थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हिंदी को भारत का राजभाषा घोषित कराने के प्रयास हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है? तो किस स्वतंत्रता सेनानी को? तो वह है पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने का प्रयास हेतु पुरुषोत्तम दास टंडन स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है। वे हिंदी को देश की आज़ादी से पहले आज़ादी प्राप्त करने का साधन मानते रहे और मिलने के बाद आज़ादी को बनाए रखने का हिंदी के लिए राष्ट्रभाषा और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत स्वीकृत कराने के लिए टंडन जी ने अपने सहयोगियों के साथ एक अभियान चलाया था। उन्होंने करोड़ों लोगों का हस्ताक्षर और समर्थन पत्र भी एकत्र किए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें राजभाषा अधिनियम के धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? किस वर्ष? 1965 में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को
1965 में लागू किया गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची भाषाओं के बारे में, कौन सी अनुसूची? तो वह है 8वीं अनुसूची। इसके बारे में देख लेते हैं। तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। इस अनुसूची में आरंभ में कुल 14 भाषाएं थीं। 2017 के अंत तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं की मान्यता प्राप्त है? तो कितनी भाषाओं को? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। संविधान के प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी, किंतु वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सरकारी भाषाओं में से एक नहीं है? तो क्या नहीं है? वह है गढ़वाली या पहाड़ी भाषा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो बोडो, डोगरी तथा नेपाली भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला, केरल की राजभाषा है। केरल की कौन सी राजभाषा है? वह है मलयालम। केरल की राज्य भाषा मलयालम है। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयीय भाषाओं का दर्जा दिया गया? कितनी भाषाओं को? तो 22 भाषाओं को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को कार्यालयीय भाषा का दर्जा दिया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। गोवा की कार्यालयीय भाषा क्या है? तो गोवा की जो कार्यालयीय भाषा है वो है कोंकणी। कौन सा? कोंकणी। गोवा की कार्यालयीय भाषा कोंकणी है। भारत के पश्चिम तट पर स्थित कोंकण प्रदेश में प्रचलित बोली को सामान्यतः कोंकणी कहते हैं। कोंकणी के अलावा मराठी एवं अंग्रेजी गोवा की सहायक कार्यालयीय भाषाएं हैं। अगला है, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो नागालैंड की राजकीय भाषा जो है वो है अंग्रेजी। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में और 1967 में अंग्रेजी भाषा को नागालैंड की राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। आगे है दोस्तों, टॉपिक है भारत का न्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसके बारे में देख लेते। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो अटॉर्नी जनरल को। अटॉर्नी जनरल को पहला विधि अधिकारी माना जाता है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसे भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है। महान्यायवादी का मुख्य कार्य संघ सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता? तो कौन होता है? वह है भारत का महान्यायवादी। इसके बारे में व्याख्या ऊपर कर दी गई है। अगला है, भारत की अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? वह है राष्ट्रपति। संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो वह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, जिसे संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहा जाता है। यह भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। इसका नियंत्रण राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। अगला है, इसमें भारत के न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? वह है आपका, उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है। यह सही नहीं है। भारत के न्यायवादी के संबंध में निम्न कथनों में से कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन है? सी नंबर कथन आपका, इसमें देख लीजिए, दिखा देते हैं आपको। इसमें वही है कि जो सी नंबर कथन से संसद में मतदान देने का अधिकार है, यह कथन सही नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं। क्योंकि भारत का महान्यायवादी जो होता है भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार भारत का महान्यायवादी न ही संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है,
किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। वह कोर्ट में सभी मामलों में भारत सरकार का पक्ष रखता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित? वह है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 जो है अटॉर्नी जनरल के नियुक्ति के संबंध में प्रावधान करता है। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 के अनुसार अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति की नियुक्ति तथा अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है। अगला दोस्तों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है? वो होता है 6 वर्ष का। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG का भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 CAG की नियुक्ति शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। CAG को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सकता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, दोनों में से जो पहले होता है। अगला जो है इसमें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कितने वर्षों का होता है? यह अनिश्चित काल के लिए होता है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, वेतन, कार्य तथा अधिकारों का उल्लेख है। इसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति करता है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है, अर्थात उनका कार्यकाल अनिश्चित होता है। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगला, किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? तो कौन सा विधि अधिकारी होता है? वह है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। यह न तो संसद का सदस्य होता है, न ही मंत्रिमंडल का सदस्य, लेकिन उसे संसद में किसी भी सदन में बोलने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 88 के तहत, जबकि अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। अगला जो है दोस्तों, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो कौन है वर्तमान अटॉर्नी जनरल? वो हैं के वेणुगोपाल हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। तो भारत के प्रथम महान्यायवादी जो थे वो थे MC सीतलवाड़ तथा वर्तमान महान्यायवादी जो हैं के वेणुगोपाल, जो 30 जून 2017 से हैं। इनकी नियुक्ति संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो किसके द्वारा? तो वो होता है राष्ट्रपति के द्वारा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वह है राजनीतिक दल। इस टॉपिक को दोस्तों मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।